नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच मुकाबला तय। सुपर ट्यूसडे में कई राज्यों में हुए चुनाव में ट्रंप और बाइडेन ने दर्ज की बड़ी जीत। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस से बाहर। इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में हमले किए तेज। हमास ने गाजा से आईडीएफ की वापसी और स्थायी संघर्ष विराम के बाद बंधकों की रिहाई की बात कही। ब्रिटेन ने गाजा में भुखमरी और बीमारी के कारण मरने वालों पर इजराइल को दी चेतावनी। हवाई मार्ग से गाजा में सहायता पहुंचाना जरूरी। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच फिर बड़ा तनाव। दोनों पक्षों ने जहाजों में टक्कर को लेकर एक दूसरे पर लगाया आरोप। फिलीपींस ने कहा चीनी तटरक्षक जहाजों ने जानबूझकर मारी टक्कर। चीन ने दावे पर जताया एतराज, कहा फिलीपींस के उकसावे में की गई कार्रवाई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश की न्याय प्रणाली को दिखाया आईना। शीर्ष अदालत ने कहा मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई के बगैर पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई फांसी की सजा। बिलावल भुट्टो ने फैसले का किया स्वागत। वेनेजुएला में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा। 28 जुलाई को होगा मतदान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने किया स्वागत। अपने तीसरे कार्यकाल की दावेदारी पर नहीं दिया कोई जवाब। विपक्षी उम्मीदवारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं। नमस्कार, और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे पहले बात अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। और सुपर ट्यूसडे को हुए प्राइमरी इलेक्शन में सिर्फ एक राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जीत दर्ज की है। वहीं बाइडेन के विरोधी डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में अधिकतर राज्यों में जीत दर्ज की है। ट्रंप की जीत के बाद निकी हेली राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो गई हैं। इस तरह अब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद का मुकाबला तय हो गया है। इस साल नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगभग तस्वीर साफ हो गई है। या कह सकते हैं कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव दोबारा दोहराया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस के तहत सुपर ट्यूसडे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई मायनों में अहम साबित हुआ और दोनों उम्मीदवारों के बीच नवंबर में होने वाले मुख्य मुकाबले के लिए मंच तैयार हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार चुने जाने की दौड़ से निकी हेली ने बाहर होने का फैसला किया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब सुपर ट्यूसडे में निकी हेली को 15 राज्यों में से बस वेरमोंट में जीत मिली है। अभी तक निकी हेली केवल 2 प्राइमरी चुनाव में ही जीत सकी हैं। इनमें से एक वॉशिंगटन डीसी और दूसरी बीती रात वेरमोंट से मिली चौंकाने वाली जीत। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अब एकमात्र रिपब्लिकन उम्मीदवार होंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत पर सभी मतदाताओं का आभार जताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर ट्यूसडे की ये जीत एक बड़ी जीत है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये हमारे इतिहास में एक अविश्वसनीय समय है। ये कई मायनों में प्रेरणादायक होने वाला है क्योंकि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो स्पष्ट रूप से कोई भी लंबे समय से नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनने के लिए हुए चुनाव में बड़ी जीत मिली है। बाइडेन ने जीत के लिए आवश्यक 1968 प्रतिनिधियों में से अब तक 1497 मत हासिल किए हैं। खास बात यह है कि सुपर ट्यूसडे में बाइडेन को जीत मिली, लेकिन अमेरिकी सामोआ में उन्हें अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें बिजनेसमैन जेसन पामर ने शिकस्त दी। जीत के बाद बाइडेन ने बयान जारी करते हुए कहा कि देश भर में लाखों मतदाताओं ने अपनी आवाज सुनी है, जो कि यह दिखाता है कि वे हमें पीछे ले जाने की डोनाल्ड ट्रंप की चरम योजना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं।
उधर ट्रंप और बाइडेन के बीच 2020 के रिपीट मुकाबले को लेकर जनता में अलग अलग राय है। बहुत लोगों का मानना है कि दोनों उम्रदराज नेताओं में से किसी के भी राष्ट्रपति बनने से देश अपनी तरक्की की राह से भटकेगा। मैं बहुत निराश हूँ। यह बहुत खराब है कि हमारे पास चुनने के लिए सिर्फ बाइडेन और ट्रंप हैं। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो 80 साल के हों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं और इन दोनों की तुलना में बेहतर काम कर सकते हैं। ये बहुत निराशाजनक है। काश बाइडेन और ट्रंप के अलावा और बेहतर विकल्प होते। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं वह कोई सकारात्मक रास्ता है। अमेरिका का भविष्य पटरी से उतर गया है। गौरतलब है कि राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था कि बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला होगा। अब ऐसे में दोनों प्रत्याशी दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। वेनेजुएला में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 28 जुलाई को होंगे। शीर्ष पद के लिए यह चुनाव देश के दिवंगत तेज तर्रार नेता ह्यूगो चावेज की जयंती वाले दिन होगा। हालांकि इसमें विपक्ष के प्रमुख उम्मीदवार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दोबारा चुनाव मैदान में उतरने की पूरी संभावना है। वेनेजुएला में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तारीख की घोषणा कर दी गई है। देश में 28 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रीय चुनाव परिषद के अध्यक्ष एल्विस अमोरोसो ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जो विपक्ष की कम से कम उस मांग को पूरा करता है जिसमें चुनाव को वर्ष की दूसरी छमाही में कराने का अनुरोध किया गया था। मादुरो और विपक्षी नेताओं ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस समय सीमा पर सहमति जताई थी। खास बात यह है कि शीर्ष पद के लिए यह चुनाव देश के दिवंगत तेज तर्रार नेता ह्यूगो चावेज की जयंती वाले दिन होगा। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव इस साल 28 जुलाई को होंगे। वहीं प्रचार अभियान 4 जुलाई से 25 जुलाई तक कर सकेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति चुनावों की तारीख की घोषणा का स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और एक सफल चुनाव होने की मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की दावेदारी को लेकर कोई भी बात नहीं की। राष्ट्रपति चुनाव परिषद ने 28 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की है। हम राष्ट्रपति चुनाव में जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि लोग फिर से लड़ेंगे और जीतेंगे। वेनेजुएला का लोकतंत्र जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, लोगों का मिलन जिंदाबाद। हालांकि इसमें विपक्ष के प्रमुख उम्मीदवार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं जनवरी में देश की शीर्ष अदालत ने मादुरो की कट्टर प्रतिद्वंद्वी और विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को राष्ट्रपति पद की दौड़ से प्रतिबंधित करने वाले एक प्रशासनिक फैसले पर मोहर लगा दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मचाडो इन चुनावों में किस तरह की भूमिका में नजर आएंगी। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। वेल देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और बढ़ते हैं आगे। नजर डालते हैं एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। इजराइल हमास संघर्ष थमने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे बड़ी संख्या में हमास के आतंकियों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच, हिजबुल्लाह के बीच भी हमले तेज हो गए हैं। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलों का दावा करते हुए जान माल के नुकसान की बात कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष हर दिन नया रूप लेते नजर आ रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने बुधवार को गाजा में हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके अलावा जमीनी हमले भी तेज करते हुए सेना ने दावा किया है कि इस अभियान में हमास के कई आतंकवादी मारे गए हैं और उसके बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच हमास के नेता ओसामा हमदान ने बेरूत में कहा कि गाजा पट्टी से आईडीएफ की पूर्ण वापसी और विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों की उनके घरों में वापसी के बाद स्थायी युद्ध विराम के साथ ही बंधकों की रिहाई संभव हो पाएगी। गाजा में स्थायी युद्ध विराम और इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी के अलावा गाजा में हमारे लोगों को तत्काल और उचित आश्रय प्रदान करना और सहायता पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये सब हासिल होने से पहले बंधकों की रिहाई संभव नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच हमले तेज हो गए हैं। दोनों पक्ष लगातार हमले का दावा कर रहे हैं। जहां एक और हिजबुल्लाह इजराइल के बड़े नुकसान का दावा कर रहा है, तो वहीं इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया है। इस बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि लेबनान इजराइल सीमा पर हिंसा समाप्त करने के लिए बातचीत रमजान के दौरान शुरू होगी। अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन ने हमें एक प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति के साथ हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लेबनान इजराइल सीमा पर जल्द हिंसा समाप्त हो जाए। इसके लिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने इजराइल को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा की दयनीय स्थिति देखकर हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। गाजा में भूख के कारण लोग मर रहे हैं, जिसकी जवाबदेही इजराइल की है। हम गाजा के भयानक पीड़ा की स्थिति को महसूस कर रहे हैं। गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। फरवरी में गाजा को जो सहायता मिली वो जनवरी में मिली सहायता की लगभग आधी थी। इसलिए इजराइल को जवाब देना होगा। वहीं मानवीय सहायता के अभाव में गाजा में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। भोजन, पानी, दवा और अन्य बुनियादी जरूरतों को तरसते लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं।
इस बीच कई देशों द्वारा हवाई मार्ग से गाजा को खाद्य सामग्री समेत अन्य जरूरतें पहुंचाई जा रही हैं। अमेरिका, फ्रांस समेत कई देश हवाई जहाजों के जरिए गाजा तक जरूरी सहायता पहुंचा रहे हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका समुद्री मार्गों से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सैन्य और वाणिज्यिक दोनों विकल्पों पर विचार कर रहा है। गाजा में हम जीवन रक्षक सहायता की मात्रा को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम समुद्र के रास्ते सहायता पहुंचाने के लिए सैन्य और वाणिज्यिक दोनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इजराइल से अधिक ट्रकों और अधिक मार्गों को सुविधाजनक बनाने, अधिक क्रॉसिंग खोलने को आग्रह करना जारी रखेंगे। Of course, we're also going to continue to urge Israel to facilitate more trucks and more routes, opening up more crossings. भले ही कई देश गाजा की मदद को आगे आ रहे हों, लेकिन स्थिति उससे ज्यादा भयानक है, क्योंकि संघर्ष में जान बचाने की जद्दोजहद में लगे लाखों लोग भूखमरी और बीमारी के सामने त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। विवादित दक्षिण चीन सागर में मंगलवार को चीन और फिलीपींस के तटरक्षक जहाजों के बीच हुई टक्कर में फिलीपींस के 4 क्रू सदस्य घायल हो गए। चीन तटरक्षक जहाजों के खतरनाक कदम से दोनों देशों के जहाज टकरा गए। फिलीपींस नौसैनिकों द्वारा संचालित आपूर्ति पोत पर 2 चीनी तटरक्षक जहाजों से पानी की बौछारें की गई। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता दूसरे देशों के लिए सिरदर्द बनी है। इस बीच फिलीपींस ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसने मंगलवार को दक्षिण चीन सागर में उसके तटरक्षक जहाजों को टक्कर मार दी और वाटर कैनन से हमला कर दिया, जिसमें फिलीपींस के 4 क्रू सदस्य घायल हो गए। फिलीपींस के अधिकारियों ने कहा कि चीन तटरक्षक जहाजों और उनके साथ आए पोत ने विवादित सेकेंड थॉमस शॉल के पास फिलीपींस तटरक्षक और आपूर्ति जहाजों का रास्ता रोक दिया और इसके बाद जहाजों पर खतरनाक तरीके से टक्कर मारी। आप टूटे हुए कांच को देख सकते हैं। चीनी तटरक्षकों ने हमारे खिलाफ पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। ये चीन द्वारा अवैध रूप से हमारे नियमित मिशन के खिलाफ एक अवैध और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है। चीनी तटरक्षकों ने उत्तेजक, एक तरफा, अवैध और गैर पेशेवर काम किया, जो एक तटरक्षक अधिकारी के लिए अशोभनीय है। वहीं चीन ने फिलीपींस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके तटरक्षकों को फिलीपींस द्वारा न तो रोका गया और न ही उकसाया गया। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीनी तटरक्षकों ने उकसावे का जवाब दिया। माओ निंग ने फिलीपींस के जहाजों को नुकसान पहुंचाने को आधारहीन बताया। चीनी तटरक्षकों ने कानून के अनुसार सेकेंड थॉमस शोल में फिलीपींस के उल्लंघन और कार्रवाई का जवाब दिया और आवश्यक उपाय किए जो वैध, कानूनी, पेशेवर और संयमित पूर्ण थे। बता दें कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता रहा है, जो समुद्री व्यापार के लिहाज से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। इस मार्ग को लेकर चीन का अक्सर दूसरे देशों के साथ विवाद होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन और चीन के तटरक्षक बलों के बीच हुई भिड़ंत को असुरक्षित और अस्थिर व्यवहार करार देते हुए बुधवार को इस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि क्षेत्र में विवाद को बिना किसी खतरे के हल किया जाएगा। अल्बनीजी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनके देश की मेजबानी में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। हाल ही के दिनों में दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने विवादित दक्षिण चीन सागर में संयम बरतने का आह्वान किया है। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में मेलबर्न में आयोजित हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और आसियान के संयुक्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित आदेश का आह्वान किया गया। साझा बयान में जोर देकर कहा गया है कि हम सभी देशों को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया के साथ है और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए समर्थन की प्रतिबद्धता जताई।
ऑस्ट्रेलिया यह सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है कि संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए हमारा क्षेत्र सुरक्षित, खुला, समावेशी और समृद्ध है। हम हिंद प्रशांत पर आपके आसियान आउटलुक का समर्थन करना जारी रखेंगे और हमारे क्षेत्र की स्थिरता और शांति सुनिश्चित करेंगे। सम्मेलन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने चीन को घेरते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर में किसी भी असुरक्षित और अस्थिर करने वाले व्यवहार के बारे में चिंतित है। यह खतरनाक है और इससे गलत आकलन का जोखिम पैदा होता है, जो आगे चलकर तनाव बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के संयुक्त बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर में स्थिति स्थिर है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि विवादित क्षेत्र पर बीजिंग की स्थिति और नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जिसका अन्य देशों को पालन करना चाहिए। दक्षिण चीन सागर में वर्तमान में स्थिति स्थिर ही है। दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और बहुत स्पष्ट है। हम बातचीत और परामर्श के माध्यम से संबंधित देशों के साथ मतभेदों को ठीक से प्रबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। गौरतलब है कि चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता रहा है, जो हर साल $3 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के वाणिज्य समुद्री मार्ग का माध्यम है। इस क्षेत्र को लेकर चीन का फिलीपींस समेत अन्य देशों के साथ समय समय पर तनाव होता रहता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद माना है कि पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने के दौरान निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी सुनवाई के दौरान माना कि साल 1979 में 7 जजों की पीठ ने अपनी सुनवाई के दौरान सही प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया था। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का यह अवलोकन पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें भुट्टो की मौत की सजा की समीक्षा की मांग की गई थी। इससे पहले साल 1977 में सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने भुट्टो की सरकार को हटाकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसी के राज में पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की पोस्टर की तस्वीर सामने आ गई है। 2024 ओलंपिक के इस पोस्टर में पेरिस के ऐतिहासिक स्मारकों और खेल सुविधाओं को बारीकी से दर्शाया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। इससे पहले 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किया गया। पेरिस ओलंपिक के इस पोस्टर में पेरिस के ऐतिहासिक स्मारकों जैसे एफिल टावर, आर्क डी ट्रायम्फ और ग्रैंड पैलेस के साथ साथ खेल सुविधाओं को भी दर्शाया गया है। मैंने एक में 2 पोस्टर बनाए ताकि दोनों स्वतंत्र रूप से काम करें, लेकिन ये समग्र रचना का काम है। एक बार जब मैंने अपने स्मारकों और अपने वास्तुशिल्प आधार को स्थापित कर लिया तो मैं विस्तार में गया और छोटे पात्रों को रखा। स्टैंड भरना, छोटे चुटकुले, छोटी कहानियां, छोटे ध्वजवाहक डालना शुरू कर दिया और मैंने सीन में ओलंपिक रिंगों के बीच में पानी का एक स्रोत जोड़ा। पेरिस के कलाकार उगो गैटोनी द्वारा डिजाइन किए गए इस पोस्टर में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के दौरान उपयोग किए जाने वाले खेल स्थलों को भी दर्शाया गया है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक पोस्टर है। हमें आज उन्हें आपके सामने प्रकट करते हुए खुशी हो रही है। जो बात सबसे अच्छी है वो ये है कि इसमें कई संदेश छिपे हैं। ये बहुत उत्सवपूर्ण है और ये बहुत लोकप्रिय हैं। पोस्टरों में 40,000 अक्षर हैं जो कि शहर में खेलों को लेकर एक संदेश देते हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए जारी पोस्टर में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के शानदार इतिहास के विवरणों को कलात्मक शैली से भी प्रस्तुत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।